सभी विद्यार्थियों और मित्रों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम MSc प्रीवियस का एक पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर हम आपके लिए कम से कम 4 से 5 क्लासेज डेमो क्लासेज के रूप में देंगे। उसके बाद अपना एक ऐप है फिजिक्स बाय AK सर के नाम से, जिसका लिंक आपको इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत भौतिकी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। अतः विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, पहले भी इस YouTube चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स हैं जो कि नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए है। ओके, तो अब हम हायर फिजिक्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखिएगा आपको कैसा लगता है। उसी के बाद आप एप्लीकेशन में जाइएगा और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आप बने रहिएगा ताकि ये पता लगे आपको कि कैसा यहाँ पढ़ाया जाता है, कैसा माहौल है। उस माहौल के अकॉर्डिंग आप लोग कोर्स परचेज करें, है ना। यदि आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है उसी के बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हमें इस फिजिक्स शब्द का मतलब समझ आना चाहिए कि आखिर में फिजिक्स है क्या। आखिर में फिजिक्स एक वर्ड है। हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं पूरा, बट हमें इस फिजिक्स वर्ड का मतलब नहीं पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में ही बातें करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है, इस नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझाने का, उनको एक्सप्लेन करने का एक जरिया है, एक साधन है फिजिक्स। ओके, इस नेचर में जो भी फिजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रही है, उनको समझाने का एक जरिया है। कौन? फिजिक्स। ओके, लेट एक एग्जाम्पल हम ले। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है। अब जो कूलम्ब फोर्स उन चार्ज के बीच में लग रहा है, तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? हमारा फिजिक्स देगा। समझ आ रही बात है? इसका एक्सप्लेनेशन हमें हमारा फिजिक्स देगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है। सही बात है, कितना लग रहा है, क्या डिपेंडेंसी होगी, वो सब हमें हमारा फिजिक्स बताएगा। इसी प्रकार से दो मास बॉडीज आप ले लीजिए, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो भी हमें हमारा फिजिक्स एक्सप्लेन करके देगा। समझ में आ रही है? तो फिजिक्स नेचर में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम ये कहें कि चार्ज क्यों है, किसी पार्टिकल के पास चार्ज क्यों है, किसी पार्टिकल के पास मास क्यों है, ऐसी बातें करना बस की बात नहीं है। हमारे फिजिक्स इन चीज़ों को समझा नहीं पाएगा। हमारे जो फिजिक्स है वो नेचर में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है, ना कि वो इवेंट क्यों हो रही है उस नेचर में, उसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारा फिजिक्स नहीं देता है। समझ में आ रही बातें कि इस नेचर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हुई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन वो चीज़ किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार से फोर्सेज लग रहे हैं, वो सारा हमें हमारा फिजिक्स एक्सप्लेन करके देगा। ओके, जैसे कि हम कहें इलेक्ट्रॉन के पास -e चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास है, तो हमें ये फिजिक्स नहीं बताएगा कि चार्ज क्यों है उसके पास। ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस इलेक्ट्रॉन की, जो कि उसके पास वो चार्ज है ही, उसको हम आउटर स्पेस से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोटॉन के पास जो उसका चार्ज है वो है ही, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो मास है वो रहेगा,
उसको हम आउटर स्पेस से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उन चार्ज पार्टिकल्स की। समझ में आ रही है बातें? तो ये हमारा फिजिक्स हमें ये बताएगा कि ये नेचर में फिनोमिना जो हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करेगा ओनली, ना कि नेचर में फिनोमिनाज क्यों हो रहे हैं। समझ रही है? ये हम नहीं कर सकते। अर्थात हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते विद्यार्थियों। हम -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज का इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हम केवल उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं बस। ये हमें नेचर ने दिया है। समझ में आ रही है बात? नेचर ने हमें वो कृति दी है जिसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, आगे हम फिजिक्स से उसको आगे अध्ययन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आती है कि किसी भी, मान लीजिए जैसे कोई दो बॉडीज है, एक के पास मान लीजिए मास है, एक के पास मास नहीं है, तो ये भी हमारा फिजिक्स नहीं बताएगा कि क्यों नहीं है। हालांकि इस कदम में फिजिक्स थोड़ा बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली बातें हैं कि हिग्स बोसोन फील्ड थ्योरी, एक थ्योरी इसके लिए जनरेट की गई है कि कोई भी पार्टिकल जितना अट्रैक्शन करेगा उस फील्ड के अंदर, जब उस पार्टिकल को हम भेजेंगे तो वो जितना अट्रैक्शन करेगा उसका मास उतना ही होगा। अर्थात जितनी अट्रैक्शन करेगा मास उतना ही ज़्यादा होगा उसका। अर्थात मान लीजिए वो पार्टिकल कोई इंट्रैक्शन करता ही नहीं है तो फिर कोई मास नहीं होगा। जैसे कि फोटोन के पास कोई मास नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, तो ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। फिजिक्स जो है नेचर में होने वाली इवेंट्स को एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ रही बातें? ये आपको समझ आना चाहिए विद्यार्थी। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन हाफ है, ये किसने मेजर करके दिया? ये हमारे फिजिक्स ने मेजर करके दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ ही क्यों, और क्यों नहीं? ये हमारा फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले इस फिजिक्स वर्ड का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमारा जो फिजिक्स है वो नेचर से क्या करता है विद्यार्थियों? प्रेम करता है। नेचर लव्स द फिजिक्स, नेचर लव्स द फिजिक्स। नेचर जो है फिजिक्स से प्रेम करता है, फिजिक्स नेचर से प्रेम करता है। ओके डियर, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो यही प्राउड होना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज़ पे आपको प्राउड होना चाहिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और वो भी हम एक तरह से नेचर को पढ़ रहे हैं, नेचर की स्टडी कर रहे हैं। ओके, फिजिक्स एक वो सब्जेक्ट जो हमारे नेचर को एक्सप्लेन करता है ना, नेचर में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। ओके डियर, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो अब आगे अपन देखते हैं, आगे की बातें हम करें तो हम सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ समत भौतिकी, ये एमएससी प्रीवियस का एक पेपर है जो कि उनके चलता है, जो आपको यहाँ पर स्टडी हम करवाएंगे। तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा है मैकेनिक्स। समझ रहे हैं? एक वर्ड है मैकेनिक्स, उसकी स्टडी हम सबसे पहले करते हैं। देखिएगा, मैकेनिक्स वर्ड, मैकेनिक्स इसका मीन्स क्या है? देखिए, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, मैकेनिक्स का मीन्स है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये बातें हम छोटी छोटी बातें 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, यहाँ एमएससी में बताने की बातें नहीं है, बट फिर भी हम सब्जेक्ट को बेसिक से उठा रहे हैं और हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिएगा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, मैकेनिक्स की भी आगे जाके ब्रांचेज हैं। जो मैकेनिक्स है हमारा, वो 2 टाइप्स में हमारे पास डिवाइड होता है। ओके, 2 टाइप्स में डिवाइड होगा हमारा मैकेनिक्स।
फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। इसका मतलब है शुद्ध गति की और यह है गति की। ओके, देखिएगा काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं हम। काइनेमेटिक्स के अंदर हम करते हैं हम ऐसी बॉडीज का मोशन का स्टडी करते हैं। कहने का मतलब हम जब इसमें मोशन की स्टडी करते हैं तो हम उसका रीजन नहीं पता होता हमें, तो विदाउट नोइंग रीजन, विदाउट नोइंग रीजन ऑफ मोशन, मोशन का रीजन हमें नहीं पता, किस प्रकार से फोर्सेज लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्या है, हम यहाँ पर रीजन्स की स्टडी नहीं करते हैं। ओनली जो मोशंस वगैरह हो रही है उनकी हम स्टडी करते हैं, जो जैसे हो रही है, हमें यहाँ कोई रीजन से मतलब नहीं है। जबकि डायनेमिक्स में क्या करते हैं, डायनेमिक्स में हम नोइंग रीजन ऑफ मोशंस, मोशंस के रीजन यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, ये मोशन कर रही है मान लीजिए v वेलोसिटी से, तो हम इस पर देखेंगे कि फोर्स किस प्रकार से लग रहे हैं, कोई फोर्स इस पर लग रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है उस फोर्स से, किस तरफ से फोर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी रीजन्स हम यहाँ जानेंगे, उसे कहते हैं डायनेमिक्स, गति। जबकि यहाँ हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ओनली हम विदाउट नोइंग रीजन ऑफ मोशन, हम मोशन की रीजन की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर रीजन जानना जरूरी है, तब वो डायनेमिक्स कहलाता है, ये काइनेमेटिक्स। आगे काइनेमेटिक्स के भी दो पार्ट हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक होता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। समझ आ रही है, ये 11th क्लास के चैप्टर्स हैं जो काइनेमेटिक्स से ही निकल के आते हैं। काइनेमेटिक्स का जो असली मीनिंग है वो काइन प्लस मैथमेटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब इसकी मैथमेटिक्स, अर्थात मोशन की जो मैथमेटिक्स है वही क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स कहलाएगी। ये एक ब्रांच है। ओके, ये आपकी डायनेमिक्स। तो हम इस प्रकार से मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं। अब इसका एक बार विस्तार हम बता देते हैं, पूरा इसका जो समरी है। मैकेनिक्स जो है एक ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी के बारे में बात करता है। मैकेनिक्स आगे जाके दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स के अंदर हम किसी भी जो भी मूविंग पार्टिकल है उसकी मोशन का रीजन नहीं पता करते, जबकि डायनेमिक्स के अंदर हम उस मूविंग पार्टिकल के मोशन का रीजन पता करते हैं। समझ आ रही बातें। आगे जाके जो काइनेमेटिक्स है वो दो पार्ट्स में, दो चैप्टर्स में डिवाइड हो जाती है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा एक रिव्यू था, एक तरह से हम कहें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मैकेनिक्स वर्ड का मीनिंग हमने यहाँ जाना है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट का नाम है, उस सब्जेक्ट के नाम का यदि आपको पता नहीं है तो क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर आप। अर्थात हमें इस मैकेनिक्स वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। ओके, अब और भी बातें हैं जो हम आगे नहीं करेंगे, इतना बहुत हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि फिर ज़्यादा बेसिक में चले जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो हम 11th क्लास में चले जाएंगे। ओके, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। आगे हम बातें करते हैं। देखिए, आगे की हम बात करें तो अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं, हालांकि हमें यहाँ एक ही पार्ट पढ़ना है, एक हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज बेसिक पार्ट इसका, दूसरा है एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट, बेसिक पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और एडवांस पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं
लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। अभी समझ आएगा लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन क्या है, अभी थोड़ी देर बाद। ओके, अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम बात करें तो ये एक बेसिक पार्ट है जो हमने 11th क्लास के अंदर स्टडी की है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हमने 11th क्लास में, ज़्यादातर न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही प्रयोग हुआ है। न्यूटन्स के लॉ पे ही चलती है 11th की जो बुक है फिजिक्स की ज़्यादातर, है ना, वहाँ पर यही बातें होती है। ठीक है, अब देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम बात करें तो ये एक बेसिक पार्ट है। यदि आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं, अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हमारा जो एमएससी के अंदर जो पेपर है वो एडवांस ही है पूरा, ये तो इसका पार्ट है ओनली, है ना। इसको हम बाद में यदि यूट्यूब पे पढ़ाना चाहेंगे तो आपको पढ़ा देंगे। ओके, अब इसके लिए जो बुक है, आप बेसिक बुक यदि लाना चाहते हो तो SC वर्मा सर का एक बुक आता है, SC वर्मा सर, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से बुक है। इसके दोनों वर्जन अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये बाज़ार में। या फिर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में जा करके, वहाँ पर फ्री बुक्स दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये बुक्स हैं, बेसिक पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब देखिए थोड़ी सी हम चर्चाएं यहाँ पर करते हैं कि हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आखिर किया क्या था। आखिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर अपन ने किया क्या था वो देखिएगा। हमने 11th क्लास में जब हम थे तो F = ma, न्यूटन मैकेनिक्स के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फंडामेंटल लॉ इसे बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन, मोशन का फंडामेंटल लॉ है। अब हम क्या करते थे, इस F बराबर को मैं ऐसे लिखता हूँ md2x/dt²। डिस्प्लेसमेंट का 2 बार यदि हम डेरिवेटिव करते तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाता है। अब यदि एक क्या बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम यदि सोल्व करें तो हमें किसी टाइम t पे पार्टिकल की क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। और यदि अब हमें पार्टिकल की टाइम t पे क्या मिल गई है, पोजीशन मिल गई है, तो हम इस पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, वेलोसिटी निकाल सकते हैं टाइम t पे। ओके, वेलोसिटी से हम एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के बाद हम इस वेलोसिटी से हम पावर भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन। अर्थात हम जब हमें टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी तो हम सब कुछ उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। समझ में आ रही है? अर्थात हमें यदि किसी पार्टिकल की टाइम t पे पोजीशन मिल जाए तो हम उसकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसका हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, वर्क डन, ये सभी चीज़ें हम उस पार्टिकल की निकाल सकते हैं कि ये हम सभी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, KEP, वर्क डन, पावर, एक्सेलरेशन सभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करें 11th क्लास में हमने ये बातें करी, अच्छी बात है, लेकिन हम बात करें कि फोर्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अतः जब हमने वहाँ बात करी थी एक सिंगल पार्टिकल के मोशन की बात करें तो ये चीज़ लागू हो जाती है फोर्स वाली। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन वगैरह हम देख लेंगे। लेकिन जब मैनी बॉडी सिस्टम की बात आती है तो उसमें मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उनकी डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने में बहुत जोर आएगा। बिकॉज फोर्स को हम वेक्टरली ऐड करेंगे, फोर्स को हम वेक्टरली ऐड करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। सभी के लिए हमें अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी पड़ेगी, सभी की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ किससे बात करी है, सारी की सारी इस फोर्स से बात करी है, किसमें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। इस फोर्स से हमने बात करके ही तो गलत कर दिया सारा काम, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करती है, डायरेक्शन वगैरह इसमें आती है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो मेनी बॉडी सिस्टम्स के लिए, मेनी बॉडी
पार्टिकल सिस्टम, मैनी बॉडी पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाती है, फेल्ड तो नहीं कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज फेल्ड तो इसलिए नहीं क्योंकि आप इसको सोल्व तो कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, तो फिर वो बैठेगा नहीं। समझे, जब हम 11th क्लास में पुली वाली प्रॉब्लम्स करते थे, 2 पुलीज थी, उस पर मास लटका दिया ऐसे, मास एम, और वहाँ इनकी हम इक्वेशन मोशन निकालते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर यहाँ से हम पार्टिकल की सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे, टेंशन वगैरह जो भी है ना। तो फिर वहाँ भी देखा मैंने बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता था। यदि हम 3 पुली लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें, तो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। समझ में आ रही विद्यार्थियों? तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ये समस्या उतनी ही बढ़ेगी, अर्थात हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये F बराबर एम ए वाली जो इक्वेशन है ना, ये हर पार्टिकल के लिए अलग अलग लिखनी पड़ेगी आपको। समझ रही है? और यदि 3 डायमेंशन में लिखनी पड़ गई तो और भी ज़्यादा, एक पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशंस। समझ रहे हैं? तो जितने पार्टिकल लोगे उनसे मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हो जाएंगी और सोल्व नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अर्थात जो बेसिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, हमने 11th क्लास में इतना स्टडी किया था। अब जब हायर लेवल की बातें आती है तो फिर इससे पार नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ये जो समस्याएं आ रही है इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड मामला हो रहा है इनको हम दूर करना चाहते हैं, और हम एक ऐसा मेथड सोचते हैं जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और वो मेथड हम ये सोचना चाह रहे हैं कि ये जो फोर्स हमने यहाँ लिया है, वेक्टर क्वांटिटी ली है, यदि ये फोर्स ना लेते हम यहाँ तो ये समस्या नहीं आती। बिकॉज वेक्टर नहीं आता तो समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वेक्टर आ रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम माइंड में एक ऐसा विचार सोचते हैं, ऐसी बात हम करना चाहते हैं कि हम क्यों ना एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ ले ले, क्यों ना हम यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी ले ले और इस स्केलर क्वांटिटी को बेस मान करके हम सारी बातें करें तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है विद्यार्थियों? वो स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। कौन है? एनर्जी। तो हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एनर्जी पे बात करता है, ना कि फोर्स पे बात करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम टोटली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जीज लेंगे और इन्हीं के बेस पे हम पार्टिकल की सारी पोजीशन, सारी इंफॉर्मेशन सभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा आप आगे देखिएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स आया क्यों, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होना चाहिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एनर्जी के बेस पे बात करेगा। तो एक होता है T माइनस वी, एक होगा T प्लस वी। T माइनस वी मीन्स लग्रांजियन, T प्लस वी मीन्स हैमिल्टोनियन। इसे कहते हैं लग्रांजियन और इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन। ओके, तो लग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उन सबकी क्या ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। टी को यहाँ काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं भाई, और वी को पोटेंशियल एनर्जी, पीई। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, समीशन टी और समीशन वी करके सभी पार्टिकल की, जितने पार्टिकल हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी और सभी की पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, क्या मिलेगा, लग्रांजियन। इस लग्रांजियन से क्या निकालोगे आप, LEM, लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी उसके बाद हम किसी पार्टिकल की टाइम टी पे क्या निकाल लेंगे, पोजीशन, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, टाइम टी पे पोजीशन फाइंड कर लेंगे पार्टिकल की। और जब टाइम टी पे पोजीशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमारी वही सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, पावर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी की सभी चीज़ें, फोर्स वगैरह सब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं रही वेक्टर वाली, समझ रहे हैं? तो इससे हम कर लेंगे। ऐसे ही हम हैमिल्टोनियन में ऐसा ही करेंगे, समीशन टी समीशन वी, सभी की काइनेटिक एनर्जी सभी की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, हैमिल्टोनियन हमें मिल जाएगा। ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, LEM का भी और HEM का। यहाँ से भी क्या निकलेगी,
हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी और उससे वही चीज़ें सारी हम फाइंड कर लेंगे। टाइम टी पे पोजीशन निकालेंगे, सभी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपको एनर्जी के डिफरेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा हम आगे जाके करेंगे, सारी चीज़ें हम प्रोसीड करेंगे फर्दर, कोई टेंशन नहीं इनमें। तो हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। समझ रहे विद्यार्थियों कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट को। समझ में आ रही बातें? तो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर फोर्स वाली प्रॉब्लम थी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मैनी बॉडी सिस्टम जो होता है उसमें एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए उसको रिजोल्व करने के लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा, जो कि एनर्जी के बेस पे बात करता है। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन से हम वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी इजीली से, आसानी से कर पाएंगे। ऐसा हम इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हम आपकी जो एमएससी प्रीवियस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हंसते रहिए, खेलते रहिए और फिजिक्स को आसानी से समझने का प्रयास करते रहिए, बिकॉज फिजिक्स जो है नेचर को एक्सप्लेन करता है और फिजिक्स आपके पास है ना। फिजिक्स को सीखिएगा, मज़ा कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स।